चार, एक तो इंडस ट्रेटी सिंधु समझौता है वो, एक है रिस्पॉन्डिंग टू द टेरर अटैक को कैसे रिस्पॉन्स करें अपन, और एयर पोल्यूशन इन इंडिया, फिर है जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके अधिकार से समझे, ऐसे चार आर्टिकल हैं। फिर एक कोट है बहुत ही सुंदर सा, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुम सोचो अपने आप क्या बन जाएंगे हम, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये ओनली क्या है, आपके कोरे ख्वाब हैं। क्या आपको इनको फुलफिल करने के लिए ग्राउंड जीरो पे क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। तो ये बात है। फिर हमारी बैठक हुई किसकी, कैबिनेट कमेटी की, क्या सिक्योरिटी की, क्या हुई बैठक हुई, हाई लेवल की मीटिंग हुई। कहाँ पे, कल। किसके लिए, जो पहलगाम के अंदर क्या हुआ है, टेरर अटैक, वहाँ पे कितने लोग मारे गए, 26 लोग मारे गए, और दो इसके अंदर 2 विदेशी थे। ये क्या गए, वहाँ पे डेथ हो गई उनके कारण। ये बहुत ही क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छत भारत के नहीं, मैं विदेश में रहता हूँ। 2 फॉरेन घूमने वाले, विदेश से घूमने आए हुए थे। हाँ, तो क्या है कि इंडस विल जो इंडिया विल होल्ड द 1960 इंडस वाटर ट्रेटी, और ट्रेटी को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। किसने, इंडिया ने। अब जो इसके अंदर जो जानकारी देनी होती थी, कितना वाटर भेज रहे हैं कितना नहीं भेज रहे हैं, उसको अब भी क्या कर दिया है, थोड़े दिन के लिए क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। क्या कर दिया, होल्ड किसने, इंडिया ने। पूर्ण तरीके से क्या नहीं किया है, बंद नहीं किया, वाटर वाटर अभी भी जाएगा। लेकिन अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंडिया वहाँ पे कोई डैम बना सकता है, किसके लिए, रोकने के लिए, कि अब ये ट्रीटी को क्या कर दिया, हमने होल्ड कर दिया, इसकी बातें जो शर्तें हैं उसको हम नहीं मानेंगे। अब जो भी आगे कंडीशन, जो भी अपने स्टेप उठाने हैं वो उठा लेंगे, कि इसको पूरा रोकना है या थोड़ा रोकना है, कहाँ पे डाइवर्ट करना है, ये सारे अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, जो सिंधु समझौता उसको क्या कर दिया है, रोक दिया है। कब हुआ सिंधु समझौता, 1907 के अंदर। कब, हाँ। और अभी जो हमारे कौन है, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री ने अनाउंस किया है कि हमने क्या कर दिया है, सिंधु समझौता का क्या कर दिया है, रोक दिया, उसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया है। किसकी मीटिंग के बाद में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, किसकी, CCS की मीटिंग हुई, हाई लेवल की क्या हुई मीटिंग। ये कोई मतलब संविधान के अंदर इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो कितने मंत्री होते हैं वो मंत्री एक साथ मिलेंगे, जैसे 80 मंत्री हैं, वो सारे एक साथ मिलके क्या ले डिसीजन ले, तो 80 चीज़ें, अब 80 बातें पूछी जाएंगी, 80 चीज़ें वो होंगी, तो इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो जल्दी से क्या लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक कमेटी बनाई है। किसने, प्रधानमंत्री ने। कौन सी, कमेटी ऑफ, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जिसके अंदर 5 आदमी रहेंगे ओनली। एक तो प्रधानमंत्री रहेगा, एक जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रहेंगे, एक फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे, एक फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, और एक क्या रहेंगे, जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो रहेंगे। 5 जने रहेंगे। अब ये 5 जने अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो जल्दी से क्या पाएंगे, ले पाएंगे। इसलिए क्या बनाते हैं इसको, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसका कैबिनेट सिक्योरिटी का, क्योंकि कहीं पे भी है कि आपको क्या बुलाई जाती है मीटिंग, कोई कैबिनेट जो संविधान के अंदर उल्लेख हो, ऐसा कोई नहीं। न तो ये कोई सांविधिक, न तो ये कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है, न ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये ओनली कौन, प्रधानमंत्री ने बनाई है। किसके लिए, कि जल्दी से क्या ले, डिसीजन ले पाए, इसलिए क्या बना दी, प्रधानमंत्री ने बना दी। और इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर। वो 5 मेंबर कल बैठे और उन्होंने डिसीजन लिया है कि 5 समझौतों को क्या करना है, कल रोकना है। तो ये ले लिया। तो इंडिया विल होल्ड कर दिया किसको, उसको, सिंधु समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1907। और डिसीजन वाज इंटीग्रेट चेक पोस्ट, अटारी बॉर्डर को भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, इमीडिएट इफेक्ट। और बाद के अंदर ये हुए तो इतने, तो जो कि नेशनल करंटली इंडिया दे वीज़ा को भी क्या कर दिया। अब 5 डिसीजन कौन कौन से लिए, एक तो इंडस वाटर ट्रेटी को क्या कर दिया गया, पुट ऑन होल्ड, 1960 वाले को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। फिर एक अटारी इंटीग्रेट चेक पोस्ट को भी क्या कर दिया, रोक दिया गया। फिर एक सार्क वीज़ा, सार्क की जो कंट्री है ना साउथ ईस्ट वाली, ये कंट्री क्या करती हैं मिलके एक वीज़ा के अंदर की, वीज़ा के अंदर इनको छूट दी जाती है। अगर ये सार्क वाले कंट्रियों के अंदर जा रहे हैं कोई लोग तो वीज़ा के अंदर दी जाती है वीज़ा मिलने के कारण। लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया, अभी बंद कर दिया गया।
और मिलिट्री एडवाइजर्स इन पाकिस्तान, उनको भी क्या कर दिया गया, बुला लिया गया। और हाई कमीशन स्ट्रेंथ, जो आपने उच्चायोग है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तानियों की संख्या कम करके 55 से कितनी कर दी गई है, 30। कितनी कर दी गई है, 30। पहले वहाँ पे कितने जने थे, 55। बाकी पाकिस्तान के 55 नहीं रखेंगे हम, ओनली 30 रहो यहाँ पे जो भी करना है। तो ये क्या कर दिए, 5 डिसीजन लिए कि हाई कमीशन के अंदर स्ट्रेंथ को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। कितने होंगे अब से, 30। जो मिलिट्री एडवाइजर्स है उनको भी क्या कर लिया, बुला लिया गया और भेज दिया गया। और 48 घंटे के अंदर क्या कर दो, इनको खाली कर दो। जो भी 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तान से भारत के अंदर घूमने आए वो भी वापस चले जाएँ। क्या हो जाए, वापस चले जाएँ। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से जो भी आया हुआ है वो क्या चले जाए, वापस चले जाए। कितने घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर। और सिंधु समझौता को रोक दिया है। अटारी इंटीग्रेट, जो अटारी बॉर्डर है उसको भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। सार्क में जो वीज़ा देते थे उसके अंदर जो अपन क्या देते थे, छूट देती है, उसको भी क्या कर दिया है, बंद। और मिलिट्री एडवाइजर, जो आर्मी के एडवाइजर रहते हैं उनको भी क्या कर लिया, बुला लिया गया और भेज दिया गया है। और हाई कमीशन के अंदर क्या कर दिया है, और पाकिस्तान के अंदर भी मीटिंग चल रही है, वो भी जो डिसीजन लेंगे थोड़े बहुत। पाकिस्तान में मीटिंग चल रही है कि उसको बंद कर सकते हैं। आसाम अकॉर्ड किया था हमने आपको 1975 में, तो 1965 में। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं वो भी, मतलब हमने तो ये स्टेप उठाए, वहाँ पे मीटिंग चल रही है कि वो क्या करेंगे, वो फिर बाद में देखेंगे। तो ये 5 चीज़ें भी हैं ना। और अब देखो इम्पोर्टेंट सिंधु का, अब तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है अपने लिए, सिंधु समझौता। क्या है, सिंधु समझौता कब हुआ है, 1960 के अंदर। अब इसके अंदर 6 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं, 6। एक तो इंडस है, सिंधु है, एक झेलम और एक है चिनाब। ये 3 तो किसको दी गई हैं, पाकिस्तान को। और जो इसमें रावी, व्यास और सतलज, ये किसके अंडर के अंदर है, ये पूर्णतः भारत के अधिकार के अंदर है। सतलज, बास और रावी। इंडिया इज राइट ओवर दियर रिवर्स, ऑल एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है, इंडिया के पास। पूरे राइट किसके हैं। अब जो ये 3 नदियाँ चिनाब, झेलम और इंडस, इनके क्या, यहाँ पे हमें थोड़ी सी छूट दी गई है कि यहाँ पे हम इनको पानी को रोक नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, पानी बहते हुए पानी से अपन क्या उत्पादन, अगर बिजली उत्पादन कर पाते हैं तो ऐसे क्या लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। कहाँ पे, चिनाब, झेलम और इंडस के अंदर भी। अगर ऐसे हो कि पानी जा रहा है जिसमें पाकिस्तान को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी जाते जाते से अगर तुमने क्या बना ली, बिजली बना ली, तो रन ऑफ रिवर प्रकार के प्रोजेक्ट लगा सकते हो। कैसे, रन ऑफ रिवर, कि बहते हुए पानी के अंदर अगर तुम कुछ भी कर रहे हो जिससे तुम्हें फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो ऐसे काम कर सकते हो तुम। ये समझौता कब किया गया, 1960 के अंदर, 19 सितंबर 1960 के अंदर। किसकी अध्यक्षता के अंदर, वर्ल्ड बैंक की। किसकी अध्यक्षता के अंदर, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की अध्यक्षता के अंदर हमने सिंधु समझौता किया। कि भारत 1947 के अंदर कौन है, आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, इंटीग्रेशन, वो क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, अलग अलग हुए। कौन, भारत और पाकिस्तान। तब से अब यहाँ पे सिंधु नदी है ना, वो इसका उद्गम तो कहाँ से है, भारत से है। लेकिन ये जाति का पाकिस्तान की, तो इसके अंदर लड़ाई चल रही थी कि यार इसका पानी किसको कितना भेजना है, कितना का तुम यूज़ कर रहे हो। तो इन दोनों के बीच में लगातार क्या चल रहा था, 8 साल तक संघर्ष चल रहा था। बाद के अंदर विश्व बैंक आया कि तुम्हारे जो है संघर्ष चल रहा है, मैं तुम्हारी क्या कर देता हूँ, अध्यक्षता करवा के क्या कर देता हूँ, तुम्हारे बीच समझौता करवा देता हूँ। जैसे तुम्हारे 2 बीच के अंदर क्या चल रही है, लड़ाई चल रही। माया, मैं बोला कि तुम्हारी क्या क्या बात है, तू तेरी बात रख, तू तेरी बात रख, मैं तुम्हारे क्या करवा देता हूँ, समझौता करवा देता हूँ। ऐसे ही क्या है कि जो सिंधु है उसका ओरिजिन कहाँ से है, उद्गम कहाँ से होती है, भारत से, और जाती कहाँ, पाकिस्तान तक। अब दोनों के अंदर लड़ाई हो रही थी। अब की भारत वाले बोल रहे थे हमारे से निकलती है तो हम पानी क्यों दें, वो कि हमें पानी दो, और ऐसा कुछ ऐसा। तो क्या किया गया बाद के अंदर, विश्व बैंक ने क्या करवाई, अध्यक्षता करवाई। कब, 1960 के अंदर, और हो गया। अब इसके अंदर 6 नदी थी। एक तो 3 नदी तो कौन सी है, चिनाब, झेलम और इंडस, ये तो दे दी गई किसको, पाकिस्तान को। और जो रावी और व्यास और सतलज किसको दे दी गई, इंडिया को। अब रावी, सतलज और व्यास पर तो इंडिया का पूरा अधिकार है, लेकिन जो 3 पाकिस्तान को दी उस पर भी भारत का थोड़ा बहुत क्या है, अधिकार है कि रन ऑफ रिवर परिवार के क्या लगा सकता है, प्रोजेक्ट लगा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़, अब वो पानी बह रहा है और उससे तुम कुछ उत्पादन कर पा रहे हो, जैसे बिजली का प्रोडक्शन कर पा रहे हो वहाँ से, तो नौकायन ऐसा कुछ कार्य कर सकते हो। किसके अंदर, इसके अंदर। लेकिन झेलम, सतलज और व्यास पर कुछ नहीं कर सकता। कौन, पाकिस्तान। भारत क्यों कर सकता है कि भारत से होके गुजर रहे हैं, तो भारत के अंदर तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन पूर्ण भी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत क्या दी गई छूट। कब किया गया? 1960 के अंदर। तो सिंधु समझौता किसके अध्यक्षता के अंदर? वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता के अंदर 1960 के अंदर हुआ। और कितनी नदियां इसके अंदर? 6, व्यास और सतलज और चिनाब नहीं, व्यास, सतलज और रावी। ये तो किसको दी गई? भारत को। इस पर भारत का एब्सोल्यूट क्या है? पावर है इनके पास। लेकिन और 2-3 है, एक तो चिनाब और एक झेलम और एक इंडस। ये किसको दी गई? पाकिस्तान को। ऐसे समझ में आया? समझ में आ गया कि इंडस्ट्रेटी अच्छी तरीके से? भाई बता, आगे समझ में? तो यही है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कि ये क्या है? इसको कौन ऐड करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी कमेटी में बैठ गया ना, उसका क्या रहेगा? हमेशा अध्यक्ष ही रहेगा, उसको क्या करेगा? हेड ही करेगा। और द कमेटी डिस्कस डिबेट एंड बॉडी व्हेन द कम टू द अपॉइंटमेंट्स ऑफिशियल एंड द नेशनल सिक्योरिटी बॉडी। इसकी क्या करती है? इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, एक हमारे रक्षा मंत्री होते हैं, एक हमारे गृह मंत्री होते हैं, एक फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अंदर क्या होते हैं? 5 आदमी होते हैं। कौन कौन? एक तो प्रधानमंत्री होगा, एक गृह मंत्री होगा, एक रक्षा मंत्री होगा, एक वित्त मंत्री होगा और एक फॉरेन मिनिस्टर होगा, विदेश मंत्री। कितने होंगे? 5। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और जी। समझ में आ गया? अब ये क्या काम करती है? ये भारत की डिफेंस सिक्योरिटी का क्या करती है? काम करती है। अब कोई नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी इशू आ गया तो उसके ऊपर लॉ बनाने या ऑर्डर देने का काम कौन करेगी? ये कमेटी करेगी। फिर कोई डिफरेंट इनिशिएटिव लेना है और एनहांस करना है, किसको? नेशनल सिक्योरिटी को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसके लिए क्या करेगी? वो करेगी, डिसीजन लेगी। कोई पॉलिसी बनानी है, कोई डील करनी है, उसके लिए भी क्या करेगी? ये इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए क्या करना है? कोई सुरक्षा के लिए क्या करना है? समझौता करना है तो कौन करेगी? ये डिसीजन यहाँ पे लेगी और बाद के अंदर ये करेगी। और ये हो गया। और देयर आर टोटल कितनी कमेटी है? ऐसी 8 कमेटी है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट और अकोमोडेशंस कमेटी ऑफ कैबिनेट। हाँ, ये 8 के कमेटी है ऐसी। इनके जो हेड कौन करता है इनको? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी भी समिति का क्या बन गया? अगर वहाँ पे है तो वो क्या करेगा? उसको अध्यक्षता करेगी। क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगी। ऐसी स्थिति इस बात है। समझ में आया? सिंधु समझौता आ गया। ये कैबिनेट कमेटी समझ में आ गई। कितने मेंबर होते हैं? 5। ये नेशनल सिक्योरिटी जो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित क्या लेते हैं? डिसीजन। समझ में आया? अब एक दूसरा आर्टिकल, रिस्पॉन्डिंग टू द टेरर अटैक इन पहलगाम, कि जो पहलगाम के अंदर क्या हुआ है? अटैक हुआ है, उसमें भारत कैसे रिस्पॉन्स करे, कैसे रिस्पॉन्ड करे, उसके लिए क्या किया गया? आर्टिकल आए। तो कमिंग डेज आफ्टर द कश्मीर वैली हैड टेररिस्ट एज पार्ट ऑफ फ्रेश सेशन एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस टूर इंडिया, दिस इज ए नॉट ए रैंडम और क्या, ये कोई रैंडम प्लान नहीं है। कौन सी टाइम के अंदर हुआ है? जिस टाइम के अंदर कौन? जेडी वेंस कहाँ पे आए हुए हैं? भारत आए हुए हैं। ये पूरी सोची साजिश क्या है? साजिश है। वहाँ पे नाता भेजना भी पूरी क्या है? सोची साजिश है। ऐसा कोई नहीं है। ये क्या है? जिस टाइम भेजा गया, जिस टाइम क्या हुआ है? कत्ल हुआ है उसे, तो इसी टाइम। तो ये क्या है? एक सोची साजी क्या है? रणनीति है। कौन सी रणनीति है? सोची। भारत के अंदर जेडी वेंस आए हुए हैं, अब अटैक करेंगे तो लाइमलाइट के अंदर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। बताएंगे कश्मीर के अंदर भी क्या नहीं है? सुरक्षित नहीं है। यही तो उनको क्या करना है? टूरिस्ट होने क्या है? वो ऑफिशियल मीटिंग में भी नहीं है। टूरिस्ट एज ए हाँ, एज ए टूरिस्ट है। आजकल टूरिस्ट के अंदर भारत का हब बनता जा रहा है। कौन? कश्मीर। उसको क्या बोलते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं और बहुत जन्नत बोलते हैं उसको। तो किसको? कश्मीर को। तो उसको इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए क्या किया गया? टूरिस्टों को धर्म पूछ के, क्या पूछ के? धर्म पूछ के क्या बनाया गया? अटैक। हिंदुओं पे क्या किया गया? यहाँ पे अटैक। किस पे अटैक हुआ है? और कौन सी कंट्री के अंदर? भारत के अंदर, जहाँ पे बहुसंख्यक वर्ग कौन है? हिंदू हैं। और हिंदुओं पर ही नाम पूछ के क्या किया गया? नाम नहीं, धर्म पूछ के क्या किया गया? अटैक। तो ये बहुत ही क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या?
It seems to be a long-standing partner of cross-border terrorism. ये क्रॉस बॉर्डर क्या फैला रहा है? टेररिज्म। कौन? पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या होता है? बॉर्डर के पार भारत के अंदर टेररिज्म, वहाँ पे खुद पे तो है ही उनके आतंकवाद, वहाँ पे तो पनपता है। और एग्जीक्यूट कहाँ पे करवाता है इसको? भारत के अंदर, क्रॉस बॉर्डर के अंदर। At a time when Pakistan had from India diplomatic radar and foreign policy immigration, it is a back. ये तो dispute must the what with the whole है dear होगा। It is also reflect a massive intelligence failure. ये क्या है? एक हमारा क्या है? इंटेलिजेंसी फेलियर भी है ये। क्या है? क्या हमारी खुफिया एजेंसी हैं, क्या उनको कोई जो ये खुफिया एजेंसी होती हैं वो पता लगा लेती हैं पहले ही कहाँ पे क्या होने वाला है, अटैक होने वाला है, तो उसको क्या करती है? रोकती है। कर सकती थी। हाँ, कि ये बता सकती थी कि कश्मीर के अंदर कोई आतंकवाद होने वाला है तो तुम क्या करो? सुरक्षा के इंतजाम करो। लेकिन ये हमारा क्या है? खुफिया एजेंसियों का फेलियर है। क्या है? फेलियर है, बड़ा फेलियर है भाई, मासी, बहुत बड़ा मास लेवल पे क्या है? फेलियर है ये। एंड लोअरिंग द सिक्योरिटी और विच इज द पहलगाम टूरिस्ट हब। पहलगाम क्या एक टूरिस्ट हब है जो गेटवे टू द अमरनाथ। अमरनाथ के अंदर क्या जाते हैं? यात्रा पर जाते हैं। सबसे अच्छा रास्ता है ना वो कौन सा है? पहलगाम वाला, जो क्या है? गेटवे कहाँ पे जाने का? अमरनाथ जाने का रास्ता है। वहाँ पे तो हमें सिक्योरिटी क्या रखनी चाहिए थी। ये तो स्वाभाविक है, यहाँ पे कुछ हो सकते हैं। तो हमारा क्या है? बहुत बड़ा फेलियर है खुफिया एजेंसियों का, इंटेलिजेंस का, कि इन्होंने क्या किया पता नहीं लगा पाई। ए लॉन्ग टर्म अप्रोच टू डिटरेंस मस्ट इन्वॉल्व पॉलिटिकल कंसेंस और सस्टेन्ड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी। कि क्या है? एक लॉन्ग टर्म क्या बनानी पड़ेगी, एक लंबे समय के लिए अपने क्या अप्रोच अपनानी पड़ेगी। इसके अंदर होने चाहिए पॉलिटिकल चीज़ें भी और सस्टेंड, और क्या होनी चाहिए? हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं उनको भी, उनके भी क्या कैपेसिटी क्या हो उनके अंदर बिल्ड हो। एक लंबे समय के लिए हमें एक लंबी रणनीति बनानी होगी। अब किसके लिए? इस अटैक, टेरर अटैक कम हो सके, जिसके अंदर जो पॉलिटिक्स वाले भी वो क्या करें? सहयोग करें, ऐसे खुफिया नहीं निकालें। और क्या करें? सस्टेन और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी क्या करें? बढ़ावा दें उसको भी। एंड द डिप्लोमेटिक स्टेमिना और प्रिजर्व इवन इन द एवेंस ऑफ मेजर अटैक्स स्ट्रेटेजिक और नॉट शॉर्ट। हाँ, जो एनर्जी इज पाकिस्तान प्ले बॉक दे। हाँ, समझ में आया? समझ में आया क्या? अभी समझाते थे। कौन सी लंबे समय के लिए क्या बनानी पड़ेगी? अप्रोच। किसके लिए? इसको अरे हमने खुफिया एजेंसियों क्या करनी पड़ेगी? सशक्त क्या बने? कैपेसिटी क्या बननी पड़ेगी? बिल्डअप। इंडिया रिस्पॉन्ड है पहलगाम के अंदर जो भी हुआ उसके लिए ऐसा नहीं कि उनको एक छोटा सा मैसेज दे के क्या कर दो, छोड़ दो। ऐसा सबक सिखाना है कि उनकी 7 पुस्तकें भी क्या रखें? याद रखें। इसके अंदर नहीं लगा, मैं बता रहा हूँ, वैसे समझा रहा हूँ कि इसका जो ये आर्टिकल है ना वो इसलिए है कि अब ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करना है कि वो दोबारा क्या करें? अटैक करें। ऐसा अटैक करना है जिसके अंदर अब ऐसा जवाब देना है। अटैक तो क्या करना है? ऐसा जवाब देना है। उसकी 7 पुस्तकें क्या रखें? याद रखें। इसलिए और तो क्या है? और एयर पॉल्यूशन पे आ जाओ। एयर पॉल्यूशन इन इंडिया क्या हो गया? सीधी सी बात है। कौन कौन सी चीज़ें बात करनी है इसके अंदर? पैराग्राफ के अंदर 4-5 बातें। क्या हमारी जो इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर है उसको क्या करना है? सशक्त करना है। सभी को क्या करना है? ऐसी अच्छी तरीके से पॉलिटिकल स्तर पर या हर स्तर पर क्या करना है? उसका जवाब देना है। एक हर स्तर पर मतलब एक तो हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी क्या दिया? डिप्लोमेटिक तरीके से भी क्या दिया? जवाब दिया। अभी भारत ने डिप्लोमेटिक रूप से क्या जवाब दिया? उसको क्या दिया कि वहाँ पे वो सिंधु घाटी। अरे डिप्लोमेटिक जवाब बताओ मेरे को। और वहाँ पे वीजा क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो इसके अंदर? इनफोन होगी, इधर रखो मेरे सामने। क्या चलाते हो उसके अंदर? नीचे रखो इनको। ले तू भी यार सीधा खड़ा हो, ऐसे पड़ जाता है ऐसे। ये तो एयर पॉल्यूशन तो अभी यहाँ पे क्या करो? सिंधु जल समझौता यानी कि ये इसलिए आया है कि अभी क्या किया है?
जो टेरर अटैक हुआ कहाँ पे, पहलगाम के अंदर। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, ऐसी चीज़ ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है जिससे क्या हो, अगली बार सोचे वो 7 बार सोचें कि ऐसा अटैक करने के लिए क्या करें, मजबूर। अब ऐसा हो वो बहुत बार सोचना पड़े कि हम भारत पे क्या करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं। तो अभी तो हमने क्या किया, डिप्लोमेटिक एक्शन लिया। डिप्लोमेटिक एक्शन क्या लिया हमने, सिंधु घाटी समझौता को रद्द कर दिया, सिंधु घाटी को नहीं, सिंधु समझौता को, वीजा रद्द कर दिया, सिंधु समझौता को रीजा कर दिया, सार्क के अंदर जो छूट दे रहे थे उसको कम कर दिया, और वीजा वो कम कर दिया, वहाँ पे 55 लोग आते थे और जो कर दिए। जो हमारे क्या थे मिलिट्री एडवाइजर थे उनको बुला लिया और भेज दिया। और जो उसके अंदर उच्चायोग जो कमिश्नर वहाँ पे होता है उच्चायोग, उसके अंदर कि उनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी, 30। ये सारे क्या लिए गए डिसीजन। और अटारी बॉर्डर को क्या कर दिया, ये तो हमने डिप्लोमेटिक रूप पे क्या लिए। अब हमें ऐसा अटैक करना है, ऐसा अटैक करना है कि जहाँ पे जो साजिश किए ना उनके ऊपर नहीं, जो साजिश करने वाले हैं यहाँ पे एक तो 5-7 जनों ने तो क्या किया, एग्जीक्यूट किया है मारने वाला, इनको ही छोड़ के इनको ही क्या करना है, अरेस्ट करके या सल्टा के काम को नहीं चलाना है। जहाँ से जड़ें खोदनी है किसकी, आतंकवाद की, और वहाँ से क्या करना है, निपटना है। ये हो गया। अब चलते हैं एयर पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन इन इंडिया, बार बार एक ही बात आती है तो एयर पोल्यूशन की। तो क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है भारत के अंदर ज़्यादा। अब कहाँ से मिलियंस ऑफ पीपुल डाई, उनके मरे पोल्यूशन एवरी ईयर, वेयर दैट डज दिस एयर पोल्यूशन कम फ्रॉम। ये आ कहाँ से रहा है पोल्यूशन, तो लोग प्रति वर्ष लोग मर रहे हैं, तो पोल्यूशन इतना आ रहा कहाँ है। फिर एक सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन पोल्यूटेंट दैट कोजेज एसिड रेन, कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, वाहनों को चलाने से, जिससे क्या होती है, अम्लीय वर्षा, जिससे क्या हो रहा है, उर्वरता शक्ति कम हो रही है, और बाद के अंदर क्या हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। हम वाहनों का इनका प्रयोग करें जिसके कारण क्या है, द एनर्जी प्रोडक्शन वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर बाय द फेयर, दिस इज ए ड्यू टू पावर फ्रॉम कोल। ये कहाँ से आता है, कोयले को जलाने से सबसे ज़्यादा क्या आती है, धुआं। क्या सबसे ज़्यादा धुआं कहाँ से आती है, कोयले को बर्न करने से। विच द सल्फर रिलीज व्हेन द बर्न, ये सबसे ज़्यादा सल्फर कहाँ पे बर्न करता है, इम्प्योरिटी किसको जलाने से, कोयले को जलाने से सबसे ज़्यादा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है अस्कुर है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड वाहनों से भी आता है, लेकिन सबसे ये तो मेजर बताया कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, कोयले को जलाने से। कोयला क्यों जलाते हैं हम, बिजली का उत्पादन करने के लिए। किसका उत्पादन करने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए। अभी भी सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग में लिया जाता है, कोयला, जिसके कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रदूषण, जिसके कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा। पादपों के अंदर क्या हो रहा है, इससे क्लोरोफिल नष्ट हो रहा है, किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऐसे फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से आ रहे हैं, व्हीकल से। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, टॉक्सिस, बहुत ही ज़्यादा क्या है, जहरीला है। और ये क्या है, किसको इम्पैक्ट करता है, लंग्स को। किसको इम्पैक्ट करता है, लंग्स को। और ये सबसे बड़ा क्या है, सोर्स है। क्या है, इसमें सबसे बड़ा सोर्स क्या है, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड को, ट्रांसपोर्टेशन। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा इमिशन हो रहा है किसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। सबसे बड़ा सोर्स कहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन क्या बंद हो जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बहुत लिमिट तक कम हो जाएगा। और क्या करता है, इमिट करता है ये, और कौन, कार एंड ट्रक्स के कारण, और बर्निंग ऑफ कोल, कोयले के अंदर भी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर भी क्या निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक तो कोयले को जलाने से भी निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी निकलता है, और कार और ट्रक चलाने। सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, सबसे ज़्यादा कोयले को बर्न करने के लिए, जिसके कारण क्या होता है, ब्लैक कार्बन इज दिस। हाँ, ये जो बाद में ये भी किसको, लंग्स को, इनको प्रभावित करता है, जो क्या है, बड़ी प्रॉब्लम है किसके अंदर, अब लोअर इनकम कंट्री है, जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनके लोगों को क्या है, सबसे ज़्यादा कह रहे हैं, बर्निंग बायोमास एंड चारकोल फॉर कुकिंग एंड ओपनली बर्निंग वेस्ट। उसको इसके कारण क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा बायोमास रही है। अब बायोमास कहाँ से आता है, बायोमास बिन बकरवासों। हाँ, अब है एक है मीथेन, CH4।
CH का जो सबसे ज़्यादा जहाँ से निकलती है किसके कारण? एग्रीकल्चर के कारण। किसके कारण? एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या निकल रही है? मीथेन, जो ये इसको है। अब आपसे पूछ ले कि मीथेन कहाँ से निकलती है भाई? एग्रीकल्चर के कारण। अब फिर बाद के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलती है भाई? सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर कार, ट्रक्स, कोयला, और ये फिर सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकले? ये सारी चीज़ें। फिर है स्टडी शो NH3, ये क्या है? और ये तो हो गया। फिर इसके अंदर ये है, समझ में आया? थैंक यू। कहाँ पे थैंक यू, कहाँ पे हो गया? फिर तू ये तो बोल रही नहीं, ये बता रहे फिर बाद के अंदर ये। तो आप उनको इसमें सबसे बात ये है कि यूपीएससी शॉर्ट्स पूछ लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, इसलिए ये आर्टिकल ऐड किया गया। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेगा? कोयले को बंद करने नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलेगा? ट्रांसपोर्टेशन। मीथेन कहाँ से निकलेगी? बस एग्रीकल्चर। यही याद रखना है अपन को एयर पोल्यूशन के अंदर। एयर पोल्यूशन तो यही बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो क्या है इस टाइम के अंदर, जो असम के अंदर है, और जो दुनिया की सबसे जो पॉल्यूटेंट राजधानी वो कौन सी है? दिल्ली है। भारत के अंदर असम के अंदर एक शहर के अंदर असम के शहर सबसे गंदा शहर असम का है अभी असम ही पूरा है ना, असम असम का का एक एक शहर शहर। जो सबसे ज़्यादा गंदा है ना भारत के अंदर। भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर। कौन सा शहर है सर? विश्व भारत का है सबसे गंदा, वो है असम का। कुछ था वो, एक रिपोर्ट थी पढ़ा थी उसके अंदर, वो देख लेना, सर्च कर लो। फिर अब है कि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनके अधिकारों से लेके, अरे भाई ऐसा है कि मेल और फीमेल के लिए तो हमने क्या दे रखे हैं? राइट्स दे रखे हैं। अब जो ट्रांसजेंडर है क्या है, जो गे हैं, लेस्बियन हैं, और क्या है LGBT हैं, उनके अधिकारों के लिए क्या है आर्टिकल? लेस्बियन कौन होते हैं? लड़कियां करती हैं आपसरी के अंदर पसंद। गे कौन होते हैं? लड़के आपसरी के अंदर क्या करते हैं? पसंद। ऐसे भी हैं लोग। गिल कहाँ पे रहता है? नाथवाड़े में रह गया तू मामले में। तो उनके राइट्स, उनके भी क्या होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए। जो लड़की को पसंद करता है वो क्या होता है? लेस्बियन। और गे जो लड़का को क्या करता है? पसंद करता है। The UK Supreme Court has ruled the Equality Act 2010 will not treat trans women as women individual। अब जब यूके का जो है ना, यूके वालों ने क्या किया, डिसीजन लिया है कि उनके लिए हम क्या नहीं करेंगे, जो क्या है, जो अलग से जो वुमन है, ओनली वुमन को ही क्या दिए जाएंगे? अधिकार। जो ट्रांस वुमन है उनके लिए हमारे लिए कोई अधिकार नहीं यहाँ पे। और जो हमारे कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प, वो भी क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने भी यही बात की है कि जो भारत की USA के अंदर दो ही हैं, एक मेल और फीमेल, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। ओनली दो को ही क्या करेंगे? रिकग्नाइजेशन देंगे। किसको? दो को ही, मेल और फीमेल के। भारत के अंदर अलग अलग हमेशा क्या बनेंगे? हमेशा उनके लिए कानून बने गए। 1861 के अंदर सेक्शन 370 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इसके अंदर किया गया था कि उनको थोड़े बहुत क्या दिए गए थे? अधिकार दिए गए थे। फिर 2001 के अंदर और दिए गए, 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिए थर्ड जेंडर को। अब भारत के अंदर क्या कर सकते हैं कि जो कपल्स हैं, कैसे कपल्स? जो सेम, जो गे बन गए, दोनों कपल बन गए सेम सेक्स वाले, कि दोनों का सेक्स सेम है, तू भी पुरुष है मैं भी पुरुष है, हम दोनों ने क्या कर लिए? हम कपल जोड़ी बना ली, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए, है ना। तो ये तुम भारत के अंदर तुम मिलकर शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम जोड़ी के अंदर रह सकते हो, है ना। सेम सेक्स मैरिज को अभी तक क्या नहीं दिया गया? मान्यता। पहले गुजरात में किया था ना, 2 लड़कियों ने कर तो दिया, लेकिन वो लीगली नहीं कर ली उन्होंने। तो ये क्या नहीं है? लीगली। सेम सेक्स क्या रह सकते हो? कपल रह सकते हो। क्या रह सकते हो? कपल। लेकिन क्या नहीं कर सकते? शादी नहीं कर सकते अभी। कौन से के अंदर? 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइजेशन ट्रांसजेंडर पीपुल एज ए थर्ड जेंडर के रूप में क्या दे दी? उसको मान्यता दे दी। ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में क्या दे दी? मान्यता। कौन से केस के अंदर? नालसा केस के अंदर। कौन से केस के अंदर? नालसा। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइजेशन दी है, मान्यता दी है। किसको? ट्रांसजेंडर को। ट्रांसजेंडर को कौन से के अंदर? थर्ड जेंडर के रूप के अंदर। किसने दी है? क्या USA ने दे रखी है? क्या UK ने दे रखी है? लेकिन भारत ने थर्ड जेंडर को यह दे रखी है। इसलिए तुम फार्म भराते हो तो वहाँ पे थर्ड जेंडर का क्या आता है? ऑप्शन आता है।
तो 2014 के अंदर हमने क्या दे दिया यहाँ पे मान्यता दे दी। अभी तो थोड़े दिन पहले अब है 2019 द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 2019 वाज पास किया है कि उनके प्रोटेक्शन भी किया जाएगा किनका, ट्रांसजेंडर्स का। उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसके जड़, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के, उनको क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया। किसको, डिस्क्रिमिनेशन को, किसके को, ट्रांसजेंडर्स के। जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके ऊपर क्या नहीं कर सकते हम, भेदभाव नहीं कर सकते। ये एक्ट लाया हमने 2019 के अंदर, कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। ये क्या लाया हमने, वो लाया। और उनके साथ क्या भेदभाव कर सकते हो भैया, नहीं कर सकते भाई। 2020 इन अगस्त 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ फैमिली टू इंक्लूड सेम सेक्स कपल एंड क्वेरी रिलेशंस। क्वेरी है क्या, क्वेरीज है। क्वेरी वो क्या कर सकते, सेम सेक्स कपल्स रह सकते हो तुम, क्या रख सकते हो, हाँ तो सेम सेक्स क्या रख सकते हो, कपल रह सकते हो। किसके अंदर, उनके अधिकारों को बैठा दिया है। कब, 2022 के अंदर। क्या दे दिया है, 2023 में अक्टूबर दिन ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टिंग पेटिशन ऑफ द लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया 2023 in October 2003 5 judge constitutional bench of the Supreme Court rejecting petition of legalized same sex marriage in India। जो 5 लोगों की, 5 न्यायाधीशों की बेंच थी, कौन सी संवैधानिक पीठ थी, 5 की, उन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया कि तुम सेम पुरुष क्या नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, पुरुष जोड़े के अंदर रह सकता है, शादी नहीं कर सकता, ये कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट डज नॉट हैव टू अथॉरिटी टू मॉडिफाई द स्पेशल मैरिज एक्ट 1944 रिमूविंग और एडिंग प्रोविजंस include same sex individuals। It started that responsibility with parliament and state legislature to enact laws and recognition of matter। इनके अंदर क्या, कौन कानून बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है, उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अभी 5 बेंच 2023 के अंदर 5 संवैधानिक पीठ थी, कितने जनों की, 5 जनों की, उन्होंने क्या कर दिया, शादी से इनकार कर दिया कि शादी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। तो राइट टू वोट ये क्या है, अब आर्टिकल है। अब इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, तो सीधी सी बात क्या बताएगी, एक तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, क्या बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि आधार कार्ड को किससे करो, वोटर आईडी से लिंक करो, किसको, वोटर आईडी से, वोटर आईडी को आधार कार्ड से क्या करो, लिंक करो, ये बात कही। अब इसके अंदर कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदे हैं, पहले बता रखे हैं कि अगर वोटर आईडी को किससे कर लिया जाएगा, आधार कार्ड से, तो करेंगे तो इसके अंदर आधार कार्ड का पूरा डाटा किसके अंदर आ जाएगा, वोटर आईडी के अंदर। जाओ क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, मिसयूज कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारी। और वो इलेक्शन कमीशन इंडिया ने क्या बोला कि जो आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे उनको राशन कार्ड के मतलब क्या राशन नहीं दिया जाएगा। ऐसे बोला था कि वॉलेंट्री था कि आधार कार्ड को तुम अटैच करवा रहे हो, तुम्हारी कैसी वॉलेंट्री है, करवाओ तो करवाओ चाहे मत करवाओ। लेकिन कुछ इनके ऊपर क्या थोप दी गई कि तुम अगर आधार कार्ड से क्या नहीं करवा रहे, लिंक नहीं करवाए, तो तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। ये तो एक तरीके से सीधा बोल देना है कि यहाँ पे क्या करो, अब ये वॉलेंट्री कहाँ पे रहा, अब तो राशन जो वो तो उनको तो करवाना ही पड़ेगा, तो ऐसे इम्पोज नहीं कर सकते थे इसलिए। और इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये तो सबको पता है। अब इसके अंदर और क्या चीज़ है काम की, वो है कि द राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 326। अब मैं यहाँ पे एक डिबेट चलते हैं कि राइट टू वोट मतदान देने का अधिकार मूल अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है, क्या है ये, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इसके अंदर डिबेट भी चलती है, जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19 के अंदर, वही क्या है आपका राइट टू वोट, क्या है आपकी अभिव्यक्ति है, क्या है अभिव्यक्ति। तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये आपका मूल अधिकार हुआ, क्या हुआ, मूल अधिकार। लेकिन यूपीएससी ने एक आंसर के अंदर अपने ये क्वेश्चन दिया और उसके अंदर माना है कि ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है। क्या अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, क्या है, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। तो वैसे तो अगर इनके बीच डिबेट चलती रहती है, किसके अंदर, आर्टिकल 19 के बीच के अंदर,
कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना ही क्या है, राइट टू वोट है। अरे हम वोट दे क्या उन्हें अभिव्यक्ति को तो क्या करते हैं, वो लागू करते हैं, एक प्रकार से क्या है मूल अधिकार। लेकिन जो यूपीएससी ने माना वो क्या माना कि राइट टू वोट क्या एक मूल अधिकार ना हो कि क्या है संवैधानिक अधिकार है, क्या है संवैधानिक फंडामेंटल राइट ना हो कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कौन से आर्टिकल के अंदर है 326 के अंदर, क्या है 356 के अंदर। अब कहती बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 द वोटिंग एज ऑफ इलेक्शन टू द लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हैज़ बीन लोअर्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। कि जो पहले हमारी थी जो राइट टू वोट की एज कितनी थी 21 वर्ष थी, लेकिन हमने 61वां क्या किया संविधान संशोधन किया 1988 के अंदर और उसकी एज को कितना कर दिया 18, कितना कर दिया 18, पहले कितनी थी 21। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारी एज थी पहले कितनी थी 21, अब कितनी है 18, कौन से संविधान संशोधन करके घटाया 61वां संविधान संशोधन 1988 करके राइट टू वोट की जो एज है 21 से करके क्या कर दी 18। और ये कौन सा राइट हमें वो राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है ना कि फंडामेंटल राइट। ये बात बतानी थी। और ये भी यही बात एनसीईआरटी के अंदर लिखी है, न्यू एनसीईआरटी स्टैंडर्ड कौन सी की 11th की इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 पेज 66 एंड 67 मेंशन दैट। ये बात की है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना कि फंडामेंटल राइट। ये कहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, तो ये देखना। तो ये हो गया ना। अब इसके अंदर काम की चीज़ यही थी, तो क्या करना है, एक तो आधार कार्ड को वोटर आई डी रुक एक महाराष्ट्र के अंदर थर्ड लैंग्वेज के अंदर हिंदी को क्या किया गया लागू किया गया, लेकिन बड़े लेवल पर क्या हो रहे हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस टाइम के अंदर उन्होंने वापस क्या कर दिया उसके ऊपर लोक लगा दिए। अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ याद होनी चाहिए कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई 1968 के अंदर, 1986 के अंदर दूसरी, और थर्ड जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कब आई 2020 के अंदर। ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए हमारे, क्या होनी चाहिए 3 चीज़। अब इसके अंदर थर्ड लैंग्वेज के अंदर अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर क्या बात की गई कि 2 नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, 2 भारत की लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन जो महाराष्ट्र ने क्या कर दिया, अब एक लागू कर दी, कौन सी हिंदी लागू कर दी वहाँ पे। और ये है एंटी हिंदी प्रोटेक्ट हो रहे हैं 1900 जो इम्पोर्टेंट है ये ठीक है। और वो कितनी लैंग्वेज हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर 22वीं। क्या हमारी कोई आधिकारिक जो क्या नाम है कोई हमारी राष्ट्रीय भाषा है नहीं। हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारी आधिकारिक भाषा जरूर है 2, कौन सी है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। ये कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, हाँ आधिकारिक भाषा 2 कौन सी, ये दे रखे है इसके अंदर। अब बीजेपी के अंदर थे वहाँ पे क्या कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिंदी को क्या कर दिया वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, किसके रूप में थर्ड लैंग्वेज के अंदर। और ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 विच द एश्योर द इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है 2, हिंदी और इंग्लिश। कौन से एक्ट के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। कौन से पैराग्राफ के अंदर है, दूसरे पैराग्राफ के अंदर निचली वाली लाइन के अंदर लिखा हुआ है। द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी वाज मैनी नॉन हिंदी स्टेट है, ये सारे जो वहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है हमारी 2, हिंदी और इंग्लिश। कौन से एक्ट के तहत 1963, ये आपको पता होना चाहिए। और एंटी हिंदी प्रोटेस्ट 1965 से चलते आ रहे हैं। और ये सारी बात हो गई। और आर्टिकल 344 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। मरवा दिया। चलो, जो हिंदी को और इनको एम्पावर करने की जिम्मेदारी किसकी है, यूनियन की जिम्मेदारी है, ऐसे करके। इसलिए क्या करते हैं जो वो जोड़ते हैं। और ये तो पता ही है हमें डोगरी ये कब जोड़ा है 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। हमें पता है पहले से ही। सिंधी कब 21st कॉन्स्टिट्यूशन 1967 द्वारा। कोंकणी मणिपुरी और नेपाली कब जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 92। बोडो डोगरी मैथिली संस्थाली कब जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा।
और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 2020 के अंदर। और इसके अंदर क्या आएगी? लेटेस्ट टू बिंगिंग इन इंडिया, 2 लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? नेटिव होनी चाहिए। और फिर बाद के अंदर ये क्या है? अनलाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक कब आई थी? 1968 के अंदर। एक कब आई? 1986 के अंदर। और इसके अंदर जो 1968 के अंदर आई थी ना, उसके अंदर मैंडेट है हिंदी, इंग्लिश एंड ए रीजनल लैंग्वेज। और इसके अंदर फ्लाउस, इसके अंदर अब क्या की गई थी? पहले तो 1968 में तो सीधा लिखा गया कि मैंडेट है हिंदी और इंग्लिश क्या होनी चाहिए, और एक रीजनल लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमने थोड़ा लचीला बनाया, हमने हिंदी को इम्पोज ना करके क्या बोला कि 2 नेटिव होनी चाहिए, 2 भारत की लैंग्वेज होनी चाहिए, तुम कोई सी भी अपना लो। लेकिन 1968 में हमने पूरा मेंशन किया था हिंदी और इंग्लिश क्या होंगी? हमारी लैंग्वेज होंगी। और थर्ड जो लैंग्वेज तुम क्या कर सकते हो? रीजनल, तुम्हारी क्षेत्रीय भाषा को क्या कर सकते हो? ले सकते हो 1968। लेकिन 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमने क्या दी? थोड़ी सी रिलीफ दिया। क्या दिया? रिलीफ दिया। और क्या बोला कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी कि 2 नेटिव होनी चाहिए, हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। लेकिन महाराष्ट्र ने क्या कर दिया? अब एक है जो तुम्हारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 69 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता का कौन सा सेक्शन? 69, 69वां धारा 69, कौन सी? BNS की। उसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर हाँ, इसके इंपॉर्टेंट धारा एक जो कभी भी पूछी जा सकती है, BNS के अनुसार धारा कौन सी है? 69। अगर कोई लड़का किसी लड़की से क्या बनाता है? संबंध बनाता है। क्या बोल के कि मैं तेरे से क्या करूँगा? शादी करूँगा। और उसके बाद के अंदर क्या बनाता है? संबंध बनाता है। और फिर बाद के अंदर शादी नहीं करता है, तो उसके ऊपर अगर उसने फिर बाद में लड़की से के साथ अगर सेक्स किया तो उसके ऊपर क्या लगेगा? चार्ज, रेप का केस लगेगा। किसका? रेप का। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को ये कह के क्या किया? संबंध बनाए कि मैं क्या करूँगा तेरे से शादी, और बाद के अंदर अगर लड़की ने केस कर दिया तो कौन सा चार्ज लगेगा उसके ऊपर? रेप का केस। अब ये लाइमलाइट के अंदर क्यों आया? ये केस इसलिए आया कि एक लड़की थी, उसने एक लड़के के ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो लड़का था ना, उसकी ऑलरेडी क्या हो रखी थी? शादी हो रखी थी। क्या हो रखी थी? शादी हो रखी थी। और लड़की ने केस क्या लगाया कि इसने मेरे को क्या दिया? धोखा दिया। पहले इसने मेरे साथ क्या बोला कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, और बाद के अंदर क्या किया? इसने मेरे साथ शादी नहीं की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेरी आँख फूट गई थी क्या? इस लड़के की पहली शादी हो रखी है, तेरे से शादी क्यों करेगा? तो कानूनों का गलत फायदा मत उठाओ। क्या मत उठाओ? गलत जी। तेरे को साफ साफ दिख रहा है कि लड़के की पहले से शादी हो रखी है, फिर भी तू इसके साथ संबंध बना रही है, गलती तो तेरी भी है। इसके अंदर है कि अगर एक चीज और मेंशन है, अगर दोनों की सहमति से क्या बने? संबंध बने, दोनों की सहमति से संबंध बनाए तो भी क्या कर सकती है? लड़की केस कर सकती है तुम्हारे ऊपर। लेकिन सहमति कैसे प्रकट हुई? सहमति इसलिए प्रकट हुई कि तुम क्या बोले उस लड़की को कि मैं तेरे से शादी करूंगा, इसलिए दोनों की सहमति है। हाँ, कि वो उसने भी बोली कि हाँ संबंध बना सकता है, और लड़के ने भी क्या बना लिए? संबंध। लड़की के लिए नहीं है, लड़की के ऊपर केस नहीं कर सकते तुम। ओनली फॉर, इसके अंदर जेंडर का वो दिया गया भाई कि ओनली लड़की कर सकती है किसके ऊपर? लड़का के ऊपर। अब है तो है, हाँ अत्याचार तो है। ओनली क्या कर सकता है? लड़की केस कर सकती है किसके ऊपर? लड़के के ऊपर। अगर सहमति से भी क्या आपने संबंध बनाए, फिर भी आपके ऊपर क्या हो सकता है? केस हो सकता है। लेकिन आपने जासा दिया हो किसका? शादी का, और बाद के अंदर शादी नहीं की हो, तो आपके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो किसका लगेगा? रेप का केस लगेगा। किसका? रेप का केस। लेकिन ये लाइमलाइट के अंदर क्या है? एक लड़की ने क्या बोला कि इसने मेरे साथ झूठ बोल के क्या बनाई? संबंध बनाया, और बाद के अंदर मेरे से शादी भी नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तेरे को पहले से दिख रहा है तो इसकी शादी हुई, तो तेरे साथ शादी कैसे करेगा? अगर तेरे को पहले से दिख रहा है तो तू भी उस लड़की के अधिकारों को क्या करिए? हनन करिए। क्यों? उनकी पर्सनल जीवन के अंदर क्या करियो? दखल करियो। तो इसलिए उस केस को तो क्या कर दिया? रद्द कर दिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट धारा है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है BNS 69 के अंदर क्या है, तो कैसा चार्ज लगेगा? ऐसा। बस ये इसके अंदर ये थी बात। अब हो गया खत्म।